प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 9, दैट इज वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कब जो है एक प्रॉपर्टी वेस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। पहला पॉइंट है इसमें हमारे पास व्हेन प्रॉपर्टी इज कॉन्फिस्केटेड। तो कब जो है प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होती है, अटैच होती है और ट्रांसफ़र की जाती है गवर्नमेंट को। इसमें आ गया जब एक कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास होता है अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 5, 8 सबसेक्शन 7, 58B, सेक्शन 62A, तो सारे के सारे जो राइट्स हैं या जो टाइटल हैं उस प्रॉपर्टी के वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो बेसिकली अगर हमारे पास कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास होता है इन 4 सेक्शंस के अंडर, तो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेकंड पॉइंट है हमारे पास की जो प्रॉपर्टी है वो वेस्ट करती है एब्सोल्यूटली। एक बार कॉन्फिस्केट हो गई है प्रॉपर्टी जो है वो 100% गवर्नमेंट ओन्ड हो जाती है, मतलब उसके ऊपर जो पूरा राइट है वो गवर्नमेंट का होगा, विद नो इनकम्ब्रेंसेस, दैट इज कोई मॉर्टगेज क्लेम या चार्ज या इंटरेस्ट जो है उस पर नहीं माना जाएगा। तो इस सेक्शन में जो हमें याद रखना है या इस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 किसकी बात करता है? सेक्शन 9 बात करता है वेस्टिंग जो है प्रॉपर्टी की टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पहला है इसमें पॉइंट हमारे पास वो बताता है कब जो है प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होती है। इसमें हमारे पास जो है 4 सेक्शंस हैं, ये आपको याद रखने हैं। 58B, सेक्शन 60 क्लोज 2A कि ये 4 सेक्शंस होंगे। अगर इनके अंडर जो है ऑर्डर पास किया गया है तो जो प्रॉपर्टी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरा है कि वो 100% जो है गवर्नमेंट ओन हो जाएगी, तो वो एब्सोल्यूटली जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी और इस पे जो है कोई एब्सोल्यूटली ट्रांसफ़र हो जाएगी और कोई भी जो है इनकम्ब्रेंस नहीं माना जाएगा, मतलब किसी भी तरीके की कोई लाइबिलिटी जो है इस प्रॉपर्टी पे वो नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट इनकम्ब्रेंसेस। बिफोर फाइनलाइजिंग, फाइनलाइज करने से पहले स्पेशल कोर्ट या फिर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो उसको एक चांस देगी सुने जाने का किसी भी पर्सन का जो क्लेम कर रहा है इंटरेस्ट जो अटैच्ड, सीज्ड या फ्रोजन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अगर कोर्ट को लगा कि फ्रॉड हुआ है, अगर कोर्ट बिलीव करती है कि कोई भी इनकम्ब्रेंस या जो लीज होल्ड इंटरेस्ट है वो क्रिएट किया गया था डिफीट करने के लिए लॉ को, तो वो डिक्लेयर कर देगी उस इनकम्ब्रेंस को वॉइड। फिर आगे प्रॉपर्टी अगर फ्री हो जाती है जो वॉइड इनकम्ब्रेंसेस हैं उससे, डिक्लेयर करने के बाद ये जो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हैं इनको वॉइड, जो प्रॉपर्टी है वो वेस्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कम्प्लीटली फ्री होगी उन इंटरेस्ट से। नेक्स्ट आ गया लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस रिमेन्स। तो जो लाइबिलिटी है डैमेजेस की वो वही रहेगी। इसमें आ गया हमारे पास अगर एक इनकम्ब्रेंस डिक्लेयर किया जाता है कि वो वॉइड है तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो है क्रिएट करने के लिए फ्रॉडुलेंट इनकम्ब्रेंस को उसको जो है सू भी किया जा सकता है डैमेजेस के लिए। तो इसमें स्लाइड में हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले बताया गया है ये जो है बात करती है फ्रॉडुलेंट इनकम्ब्रेंसेस की बेसिकली। तो ये जो है हम टेबल फॉर्म में समझते हैं इसको, फ्रॉडुलेंट इनकम्ब्रेंसेस। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें बताया गया है, 4 पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो उसमें बताया गया है कि फाइनलाइज करने से पहले जो स्पेशल कोर्ट है या फिर जो ऑथराइजिंग अथॉरिटी है वो पर्सन को जो है सुनेगी जिसने इंटरेस्ट क्लेम किया है अटैच्ड या सीज प्रॉपर्टी में। अगर उनको पता लगा कि जो है फ्रॉड हुआ है तो वो जो है इस इनकम्ब्रेंस को जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो यहाँ पे अगर वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो फ्री हो जाएगी हमारे पास वॉइड इनकम्ब्रेंसेस से। उसके बाद जो है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और यहाँ पे जो है लाइबिलिटी भी की जाएगी। यहाँ पे जिस पर्सन ने फ्रॉड कमिट करने की कोशिश की है उसको जो है सू किया जाएगा डैमेजेस के लिए। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फ्रॉडुलेंट इनकम्ब्रेंसेस में 4 पॉइंट है। पहला है जो पर्सन इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है उसको प्रॉपर सुना जाएगा।
अगर फ्रॉडुलेंट हुआ है इनकम्बरेंस तो वॉइड डिक्लेयर होगा, उसके बाद प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर होगी। जिस पर्सन ने फ्रॉड करने की कोशिश की है उसको सू किया जाएगा डैमेजेस के लिए। नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें हमारे पास सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड अंडर दिस चैप्टर, कि जो प्रॉपर्टीज इस चैप्टर के अंडर कॉन्फिस्केट की गई हैं उनका मैनेजमेंट कैसे होगा। पहले आ गया हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी ऑफिसर्स को एज एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये जो ऑफिसर्स हैं ये रैंक के होंगे, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक या उससे अबव। तीसरा आ गया अपॉइंटमेंट किया जाएगा थ्रू नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल गजेट में, उसके थ्रू। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास रोल क्या होगा एडमिनिस्ट्रेटर्स का। एडमिनिस्ट्रेटर जो है रिसीव करेगा या मैनेज करेगा कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी। ये अप्लाई करता है प्रॉपर्टीज जो कॉन्फिस्केट की गई है हमारे पास इन सेक्शंस के अंडर, दैट इज सेक्शन 8 क्लोज 5, 8 क्लोज 6, 8 क्लोज 7, 58B, सेक्शन 60 क्लोज 2A। यहाँ पे मैनेजमेंट फॉलो करेगा जो प्रिस्क्राइब रूल्स या कंडीशंस हैं जो सेट की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस स्लाइड में हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले सेक्शन 10 है हमारे पास, किस चीज़ की बात करता है, ये जो है मैनेजमेंट की बात करता है उन प्रॉपर्टीज की जो कॉन्फिस्केट की गई है। पहला है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किए जाएंगे। कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। दूसरा जो चीज़ याद रखने वाली है वो है रैंक, हमारे पास जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उससे अबव रैंक के ऑफिसर को ही अपॉइंट किया जाएगा। तीसरा है ये जो है नोटिफिकेशन दी जाएगी इसके लिए ऑफिशियल गजेट में, उससे जो है अपॉइंट होगा। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास यहाँ पे रोल क्या है एडमिनिस्ट्रेटर का। यहाँ पे रोल है एडमिनिस्ट्रेटर का कि वो रिसीव करेगा या फिर जो है मैनेज करेगा प्रॉपर्टीज़। ये अप्लाई करेगा प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास सेक्शंस में दी गई हैं, सेक्शन 8 क्लोज 5, 6, 7, देन 58B और हमारे पास 62A। तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो मैनेज करेगा और ये जो है जो रूल्स हमारे पास गवर्नमेंट ने दिए हैं उनके थ्रू जो है या उनको फॉलो करते हुए ये जो है प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करेगा। तो इसमें MCQ पर्पस से आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले ऑफिसर्स को क्या बोलते हैं जो प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स बोलते हैं, आपको ये याद रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, रैंक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जॉइंट सेक्रेटरी या उससे अबव रैंक। दूसरा जो चीज़ है इसमें आप ये जो है हमारे पास सेक्शंस याद रख सकते हैं कि किन किन की प्रॉपर्टी को जो मैनेज किया जाएगा, तो इन सेक्शंस के अंडर जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं। बाकी इसमें MCQ जो पर्पस से है कुछ ज़्यादा याद रखने वाला नहीं है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास डिस्पोजल ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी। एडमिनिस्ट्रेटर जो है स्टेप्स लेगा जो डायरेक्ट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्रॉपर्टी को। डिस्पोजल जो है अप्लाई करता है प्रॉपर्टीज़ को जो ऑलरेडी वेस्ट कर दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अंडर सेक्शन 9। तो नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास डिस्पोजल। अब डिस्पोजल कैसे होता है कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज़ का, इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है वही स्टेप्स लेगा जो उसको बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि कैसे डिस्पोज होगी प्रॉपर्टी, और वही प्रॉपर्टी जो है डिस्पोज ऑफ की जा सकती है जो ऑलरेडी वेस्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट में अंडर सेक्शन 9 जो है एक्ट का। तो आपको जो है डिस्पोजल का ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को वेस्ट की गई है सेक्शन 9 में वही प्रॉपर्टी डिस्पोज हो सकती है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 11, पावर रिगार्डिंग समन्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस एटसेट्रा। तो पावर किसके पास है समन्स भेजने की, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाने की या फिर जो एविडेंस लेने की, ये सब जितनी भी कोर्ट ट्रायल से या प्रोसीजर से रिलेटेड पावर्स हैं हम इनके बारे में इस सेक्शन में पढ़ेंगे। पहला आ गया हमारे पास एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज़ पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो यहाँ पे जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास जो है सिविल कोर्ट की पावर है। इस पर जो एक्ट के पर्पस के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सेम पावर्स होंगी जो हमारे पास सिविल कोर्ट की होती है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC 1908 फॉलोइंग फंक्शंस में। जो नीचे फंक्शंस दिए गए हैं इसमें CPC
कि जो पावर होती है एक सिविल कोर्ट की वो होंगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। पहला आ गया डिस्कवरी और इंस्पेक्शन में। जो पावर है हमारे पास पार्टीज को पूछने की कि वो डिस्क्लोज करे डॉक्यूमेंट्स और अलाउ करे एग्जामिनेशन जो है रिकॉर्ड्स का, तो यहाँ पे भी एक सिविल कोर्ट की पावर होगी उनके पास। दूसरा आ गया इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, इन्फोर्स करने के लिए अटेंडेंस। ये कंपेल कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, इंक्लूडिंग जो ऑफिसर्स हैं बैंकिंग कंपनीज के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के या कंपनीज के, कि वो अपीयर करें और एग्जामिन करें उनको ओथ पे। तो यहाँ पे जो है इसमें हमारे पास सेक्शन 11 आता है। सेक्शन 11 बात करता है हमारे पास क्या पार्ट्स हैं इसमें रिगार्डिंग जो समन्स है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है या फिर जो एविडेंस है। तो बेसिकली ट्रायल में जो पावर्स होती हैं वो क्या क्या हैं। पहला आ गया इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सेम पावर्स होंगी जो सिविल कोर्ट्स की होंगी। किन किन मामलों में? सबसे पहले आ गया हमारे पास डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के मामले में। दूसरा आ गया वो जो है इन्फोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस जो है हमारे पास पर्सन्स की, कि वो अपीयर करें, प्लस उनको एग्जामिन भी किया जा सकता है ओथ पे। तो ये जो दो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, अपीयर करवा सकते हैं, एग्जामिन करवा सकते हैं ओथ पे, सेम पावर होगी जैसे सिविल कोर्ट की होती है हमारे पास। फिर आ गया तीसरा हमारे पास कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ऑर्डर कर सकते हैं प्रोडक्शन किसी भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट का या रिकॉर्ड का। नेक्स्ट आ गया रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स। एक्सेप्ट कर सकते हैं एविडेंस जो सबमिट किए गए हैं थ्रू सोन जो एफिडेविट्स हैं, जो मतलब रिसीव कर सकते हैं एविडेंसेस जो एफिडेविट्स बना के किसी पार्टी के द्वारा, अगर उसने एज एविडेंस बनाया है एफिडेविट को, तो वो जो है रिसीव कर सकती है हमारे पास एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फिर आ गया इशूइंग कमीशंस, हमारे पास अपॉइंट कर सकते हैं कमीशंस एग्जामिन करने के लिए विटनेसेस को या डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट आ गया कोई दूसरा प्रिस्क्राइब्ड मैटर, तो कवर करता है कोई भी एडिशनल पावर जो स्पेसिफाइड है इन रूल्स में। तो हम जो है पावर्स की बात करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की। सबसे पहले पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा हमारे पास सिविल कोर्ट्स की पावर्स होती हैं। उसके बाद है हमारे पास डिस्कवरी और इंस्पेक्शन की। दूसरी जो पावर थी हमारे पास वो थी अटेंडेंस की पावर, प्लस एग्जामिन कर सकते हैं ओथ पे। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो कंपेल कर सकते हैं। फोर्थ आ गया रिसीव कर सकते हैं एविडेंस जो एफिडेविट की फॉर्म में है। फिफ्थ आ गया कमीशन जो है वो इशू कर सकते हैं। और सिक्स्थ आ गया हमारे पास अदर जो पार्ट्स हैं जो प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स से रिलेटेड हैं, जो रूल्स में दी गई हैं, उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली 6 पार्ट्स हैं हमारे पास। सेकेंड पॉइंट आ गया ड्यूटी ऑफ पर्सन समन्ड। तो यहाँ पे ड्यूटी क्या होगी उस पर्सन की जिसको सम्मन दिया गया है। इंडिविजुअल्स जो सम्मन किए गए हैं वो अपीयर होंगे पर्सनली या फिर एक ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू। वो जो है सच्चाई बताएंगे एग्जामिनेशन के दौरान या फिर प्रोड्यूस करेंगे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास प्रोसीडिंग्स ट्रीटेड एज जुडिशियल, कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी उनको ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। हर एक प्रोसीडिंग जो है इस सेक्शन के अंडर उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। किस पर्पस से? पहला आ गया हमारे पास सेक्शन 193 आईपीसी, दैट इज़ पनिशमेंट जो है फॉल्स एविडेंस, जो जिसको पर्जरी कहते हैं हम, अगर फॉल्स एविडेंस दिया है तो उसकी जो पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 193 के अंडर, इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसिडर किया जाएगा। दूसरा आ गया हमारे पास सेक्शन 228 आईपीसी का, ये पनिशमेंट है इंसल्ट करने की या इंटरप्ट करने की एक पब्लिक सर्वेंट को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान। तो इन दोनों को जो है किया जाएगा हमारे पास एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो इस स्लाइड में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, पहला है कि जिस पर्सन को समन भेजा गया है वो अपीयर होगा पर्सनली या फिर एजेंट के थ्रू। यहाँ पे एजेंट जो है वो प्लीडर भी हो सकता है। यहाँ पे वो जो है अपना ट्रुथ बताएगा या फिर जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस रिक्वायर्ड हैं प्रोड्यूस करने के लिए वो प्रोड्यूस करेगा। थर्ड आ गया इसको जुडिशियल जो प्रोसीडिंग माना जाएगा 2 केसेस में। पहला है सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी जो पर्जरी की बात करता है कि अगर फॉल्स एविडेंस दिया है तो यहाँ पे एज जुडिशियल प्रोसीडिंग में फॉल्स एविडेंस दिया गया है वो कंसिडर किया जाएगा।
दूसरा है हमारे पास सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी, यहाँ पे इंसल्ट करना या फिर जो है इंटरप्ट करना एक पब्लिक सर्वेंट को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान। तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी। नेक्स्ट सेक्शन आ गया, इसमें हमारे पास सेक्शन 11A दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। इसमें आ गया जो वेरिफिकेशन है आइडेंटिटी का रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले है मैंडेटरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। हर एक जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो वेरीफाई करेगी आइडेंटिटी अपने क्लाइंट्स की और जो बेनिफिशियल ओनर है उसकी, यूज़ करके कोई भी जो है फॉलोइंग मोड्स। तो कौन से अलाउड मोड्स हैं हमारे पास आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के? पहला है आधार ऑथेंटिकेशन। ओनली अगर रिपोर्टिंग एंटिटी एक बैंकिंग कंपनी है तभी वो आधार ऑथेंटिकेशन लेगी। फिर आ गया आधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन, कोई भी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो कर सकती है। तीसरा आ गया पासपोर्ट अंडर पासपोर्ट्स एक्ट 1967। फोर्थ आ गया कोई दूसरा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट या नोटिफाइड आईडी मेथड जो परमिट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 11A कि जो आइडेंटिटी है उसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा। जो वेरीफाई किया जाएगा हमारे पास रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा। इसमें है कि रिपोर्टिंग एंटिटी जो है अपने क्लाइंट्स की या फिर जो बेनिफिशियल ओनर की है उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगी। कितने तरीके से कर सकती है, तो यहाँ पे कितने मेथड से कर सकती है। पहला आ गया आधार ऑथेंटिकेशन अगर वो बैंकिंग कंपनी है। दूसरा है आधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन, कोई भी जो है रिपोर्टिंग एंटिटी कर सकती है। तीसरा है पासपोर्ट के थ्रू। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास कोई और वैलिड डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी दूसरा जो आईडी मेथड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट किया है। तो इन चारों के थ्रू जो है अलाउ किया जा सकता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस पे बन सकता है जहाँ पे आपको कोई एक जो है उसको रिमूव कर देंगे या यहाँ पे कोई जो है इनकरेक्ट आपके पास ऑप्शन डाल देंगे तो वहाँ पे आपको वो डिटेक्ट करना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास आधार ऑथेंटिकेशन बाय नॉन बैंक्स अलाउड है कुछ कंडीशंस के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है नॉन जो बैंक रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं कि वो आधार ऑथेंटिकेशन जो मोड ए है वो कर सकती हैं ओनली इफ़ अगर वो मीट करती हैं जो प्रिवेसी और जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं आधार एक्ट के अंदर। दूसरा अगर कंसिडर किया जाता है नेसेसरी या एक्सपीडिएंट। तीसरा है कि जो डिसीजन है वो लिया जाता है कंसल्ट करने के बाद UIDAI से या फिर आगे एप्रोप्रिएट जो सेक्टर रेगुलेटर है। नेक्स्ट आ गया दूसरी आइडेंटिफिकेशन ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं। अगर रिपोर्टिंग एंटिटी यूज़ करती है आधार ऑथेंटिकेशन क्लोज ए वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिटी, तो वो ऑफ़र करेगी सारे के सारे मोड्स, जैसे कि उसको ऑफ़र करना है दूसरे मोड्स भी, जैसे आधार ऑफलाइन, पासपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट को। आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो सिर्फ ओनली ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता है। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, वो बात करता है कि जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो नॉन बैंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि आधार ऑथेंटिकेशन बैंकिंग कंपनी यूज़ करेगी, लेकिन दूसरे भी कर सकते हैं कुछ कंडीशंस के साथ। वो कंडीशंस क्या हैं? पहली है कि जो प्रिवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन करने हैं। दूसरा आ गया अगर ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है या एक्सपीडिएंट है, बहुत जल्दी हो जाएगा प्रोसीजर, तभी करना है। तीसरा आ गया इसमें कंसल्टेशन चाहिए हमारे पास UIDAI की या फिर कोई और एप्रोप्रिएट जो सेक्टर रेगुलेटर है जो रेगुलेट करता है इस चीज़ को, तो उसके बाद ही जो है यहाँ पे आधार जो है वो नॉन बैंक्स जो हैं वो आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है कि आधार ऑथेंटिकेशन के अलावा जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उनको बताना है या ऑफ़र करना है कि आप दूसरे मोड से भी जो है ये जो अपनी वेरीफाई कर सकते हैं आइडेंटिटी, ये उनको बताना है। आधार ऑथेंटिकेशन जो है ओनली ऑप्शन जो है वो कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ हमारे पास, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन इज़ वॉलंटरी। इसमें आ गया क्लाइंट्स या बेनिफिशियल ओनर्स जो हैं वो देंगे वॉलंटरी चॉइस आइडेंटिफिकेशन मेथड को।
कोई भी जो सर्विस है वो डिनाई नहीं की जाएगी जस्ट बिकॉज एक पर्सन जो है उसके पास आधार नंबर नहीं है। नेक्स्ट आ गया बैन ऑन स्टोरिंग बायोमेट्रिक डेटा एंड आधार नंबर। तो बैन किया जाएगा कि कोई स्टोर नहीं कर सकता है बायोमेट्रिक डाटा या फिर आधार नंबर। अगर आधार ऑथेंटिकेशन या ऑफलाइन वेरिफिकेशन यूज़ हुआ है तो कोई भी एंटिटी स्टोर नहीं करेगी जो कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है या फिर जो आधार नंबर है। नेक्स्ट आ गया एडिशनल सेफगार्ड अलाउड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्सपोज करेगी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन सेफगार्ड्स रिपोर्टिंग एंटिटी पे। एक्सप्लेनेशन आ गया इसमें हमारे पास कि जो आधार नंबर है और जो कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उनका सेम मतलब होगा जो आधार एक्ट 2016 में दिया गया है। इसमें आ गया हमारे पास जो फिफ्थ है कि जो आइडेंटिफिकेशन है कौन से जो है मेथड से या कौन से मोड से करवानी है वेरीफाई आइडेंटिटी, वो जो है यहाँ पे क्लाइंट की या फिर जो बेनिफिशियल ओनर है उसकी चॉइस होगी। यहाँ पे उनकी जो है चॉइस होगी और कोई भी सर्विस डिनाई नहीं करी जाएगी अगर कोई अपना आधार नंबर नहीं दे रहा है। नेक्स्ट आ गया बैन किया गया है कि कोई भी एंटिटी जो है बायोमेट्रिक जो डेटा है या फिर आधार नंबर स्टोर नहीं कर सकती हैं। इनके अलावा एडिशनल सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं और एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जो आधार नंबर है और कोर बायोमेट्रिक जो इन्फॉर्मेशन है इनका सेम मतलब होगा जो आधार एक्ट 2016 में दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे चॉइस क्लाइंट की होगी और जो बाकी चीज़ें हैं कि बैन किया गया है स्टोर करना इन्फॉर्मेशन सेफगार्ड्स हैं, ये आपकी जो है प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिशनल जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पे प्रोविजन में दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 4 बात करता है ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज। तो क्या ऑब्लिगेशंस है हमारे पास बैंकिंग कंपनीज के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के या इंटरमीडियरीज के। तो इसमें आ गया सेक्शन 12 हमारे पास। सेक्शन 12 बात करता है रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो जो रिकॉर्ड करेगी, जो मेंटेन रखेगी हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं। इसमें पहला आ गया हमारे पास कि जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं वो मेंटेन करेंगी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। तो हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी वो क्या करेगी, मेंटेन करेगी सारे के सारे डिटेल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे पास सारे के सारे ट्रांजैक्शंस के। रिकॉर्ड अलाउ करेगी रिकंस्ट्रक्शन जो है हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का। दूसरा है प्रोवाइड करेगी प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को। इंफॉर्मेशन फर्निश की जाएगी प्रिस्क्राइब टाइम में। अप्लाई करता है जो अटेम्प्टेड या एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शंस हैं प्रिस्क्राइब नेचर के या फिर वैल्यू के। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सेक्शन 12 बात करता है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी है हमारे पास वो मेंटेन करेगी रिकॉर्ड्स को। तो पहला बात करता है कि वो जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी जो है डिटेल्ड हमारे पास रिकॉर्ड्स रखेगी। दूसरा है ये जो प्रोवाइड करेगी जो प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है डायरेक्टर को प्रोवाइड करेगी। तीसरा आ गया मेंटेन करेगी कस्टमर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को। तो ये इंक्लूड करता है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो हैं क्लाइंट्स के या बेनिफिशियल ऑनर्स की, अकाउंट फाइल्स या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे जो है कस्टमर से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको भी मेंटेन करेगी रिपोर्टिंग एंटिटी। सेकेंड बात करता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन की गई है, फर्निश की गई है, वेरीफाई की गई है, वो कॉन्फिडेंशियल होगी अनलेस कोई दूसरा लॉ जो है वो रिक्वायर नहीं करता है डिस्क्लोजर। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास रिटेंशन पीरियड फॉर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स जो किए गए हैं क्लोज ए के अंदर वो रखे जाएंगे 5 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन जिस दिन से हुआ है उस दिन से लेके 5 साल तक जो है वो रिकॉर्ड जो है वो स्टोर किए जाएंगे, मेंटेन किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं इस स्लाइड में। सबसे पहले है कि जो कस्टमर से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेंटेन करने हैं, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हैं, अकाउंट नंबर्स हैं, बिजनेस कॉरपोरेशन कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, ये सब। उसके बाद आगे ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये कॉन्फिडेंशियल होगी, ये किसी भी तरीके से डिस्क्लोज नहीं हो सकती है। तीसरा जो MCQ बेस्ड हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे 5 साल के लिए जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उससे।
तो डेट जो है हर एक ट्रांजैक्शन की वहाँ से लेके जो 5 साल तक है ये मेंटेन्ड होंगे रिपोर्टिंग एंटिटी के पास। तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है ये आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ गया 4th पॉइंट हमारे पास, दैट इज रिटेंशन पीरियड फॉर क्लाइंट आइडेंटिटी एंड अकाउंट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स जो है हमारे पास क्लोज ई के अंडर वो 5 साल तक रखे जाएंगे आफ्टर जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो एंड करता है या फिर अकाउंट क्लोज हो गया है, जो भी लेटर है। 5th आ गया इसमें हमारे पास गवर्नमेंट पावर टू ग्रांट एग्जम्पशंस। इसमें आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है थ्रू नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट कर सकती है कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी या जो कैटेगरी है एंटिटीज़ की किसी भी रिक्वायरमेंट से इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो क्लोज ई है हमारे पास, जो यहाँ पे जो क्लाइंट जो कस्टमर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं इनका जो टाइम पीरियड है रखने का वो है 5 साल। कहाँ से? जब बिजनेस रिलेशनशिप जो है या तो जो रिलेशनशिप है बिजनेस का वो एंड हो गया है या फिर जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया है, वहाँ से लेके नेक्स्ट 5 साल तक जो है कस्टमर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे। इसके बाद बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे पास वो एग्जम्पशंस दे सकती है किसी भी कैटेगरी में जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसको, किसी भी जो अगर कुछ रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 12A, दैट इज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर्स पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स। तो पहला बात करता है कि डायरेक्टर की पावर होती है कि वो रिकॉर्ड्स के लिए रिकॉर्ड्स को अपने पास बुला सकता है या फिर बोल सकता है कि पेश किए जाएं हमारे पास। तो जो डायरेक्टर है वो डिमांड कर सकता है रिकॉर्ड्स रिपोर्टिंग एंटिटी से, जो इंक्लूड करेगा रिकॉर्ड्स जो रिलेटेड हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से सेक्शन 11A के अंडर, रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किए गए हैं सेक्शन 12 जो सबसेक्शन 1 है उसके अंदर, रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 12AA सबसेक्शन 1 के अंदर, या कोई और इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टर को लगता है ज़रूरी है इन्फोर्स करने के लिए एक्ट को। फिर आ गया हमारे पास रिपोर्टिंग एंटिटी मस्ट कंप्लाई, वो कंप्लाई करेगी। तो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो फर्निश करेगी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, ये जो है विद इन जो टाइम और विद इन द मैनर जो स्पेसिफाई किया गया है डायरेक्टर में उनके वही कंप्लाई किया जाएगा। फिर आ गया कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट की गई है डायरेक्टर के द्वारा वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, एक्सेप्ट जहाँ पे जो डिस्क्लोजर है वो रिक्वायर्ड है अंडर कोई दूसरा जो एप्लीकेबल लॉ है। तो बेसिकली ये थियोरी बेस्ड हमारे पास सेक्शन है, लेकिन फिर भी हम एक दो चीज़ें जो MCQ बेस्ड है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 12A ये बात करता है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये कॉन्फिडेंशियल होगी और इसका डिस्क्लोजर नहीं होगा, लेकिन कौन कर सकता है मतलब मंगवा सकता है ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स, जो डायरेक्टर है हमारे पास वो बता सकता है, ये वो अपने पास मंगवा सकता है जितने भी रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है उसको, या किस स्पेसिफिक सेक्शंस के अंडर जो दिए गए हैं। उसके अलावा जो है ये जो रिक्वायर्ड है ये वो टाइम और जो किस मैनर में दिया जाएगा ये भी हमारे पास जो है डायरेक्टर डिसाइड करेगा। उसके बाद ये जो फैक्ट है कि डायरेक्टर ने इन सबको जो है डायरेक्टर ने इन सबको इन्फॉर्मेशन को डिमांड किया है, ये जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, और जो कोई भी अगर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है किसी भी एप्लीकेबल लॉ के अंडर तभी जो है उसको बताया जाएगा। तो बेसिकली इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो डायरेक्टर है वो जो ये रिकॉर्ड्स है वो मंगवा सकता है।